हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक एपिसोड करने जा रहे हैं, एपिसोड नंबर 10, जिसमें हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन ये क्या होता है और ये हमारे स्टॉक मार्केट से किस तरह कनेक्टेड है। तो देखिए, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ वेरियस goods and services in an economy rises over a period। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस परसिस्टेंट राइज हो रहे हो, परसिस्टेंट मतलब लगातार, गुड्स और सर्विसेज के, तो हम कहेंगे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है। अब जैसे कि आप करंट सिनेरियो भी देख रहे हो, तो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है। इवन श्रीलंका का तो इन्फ्लेशन से ये हाल हो गया कि उनकी तो इकोनॉमी ही ध्वस्त हो गई है। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, प्राइजेस बढ़ते जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के, और एक पॉइंट पे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां हर साल 100% भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ हम मेरे को लास्ट ईयर 100 रुपये में मिल रही थी, तो हो सकता है 200 रुपये मिल जाए। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें किसी भी देश की करेंसी बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। इन्फ्लेशन में होता क्या है, जो मनी की वैल्यू होती है वो कम होती चली जाती है। कहने का मतलब, अगर मैं कल या एक साल पहले की बात करें, 100 रुपए से कोई गुड्स का, किसी चीज की 2 यूनिट ले रहा था, तो हो सकता है कि मैं एक साल बाद उसकी 1 यूनिट ले पाऊं। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, मेरे पास पैसा उतना ही है, कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। अब देखिए, होता क्या है ना, कि गवर्नमेंट को पता है, आरबीआई को पता है कि इन्फ्लेशन कब आता है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। या आप एक बहुत सिंपल, अगर हम लेमैन के रूप में समझें, तो जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मतलब जितने गुड्स और सर्विसेज हैं किसी देश में, पैसा उनसे कहीं ज़्यादा लोगों के पास है, तो गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही हैं। अब मैं भी डिमांड करूंगा, आप भी डिमांड करोगे। अब मान लो किसी ठेले के ऊपर 10 किलो टमाटर हैं, लेकिन उसके चारों तरफ खरीदने वाले जो लोग हैं वो 100 हैं। तो क्या होगा, वो टमाटर वाला क्या सोचेगा कि भाई, अगर मैं इसको इसी प्राइस पे बेचूं तो मेरा क्या फायदा, 90 लोग तो बाहर चले जाएंगे बिना लिए। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइजेस बढ़ा देता हूँ। तो जब तक प्राइस बढ़ाता चला जाएगा, जब तक कि उसके ठेले के चारों तरफ उतने लोग ना बचें कि उसका सारा का सारा टमाटर बिक जाए। तो इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है, वैसे तो मॉनेटरी मेजर्स लेती है, फिस्कल मेजर्स लेती है, लेकिन वो इकोनॉमिक का पार्ट है, हम बहुत सिंपली समझेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है ये मान के चलती है, और आपके पास से किसी भी तरीके से पैसे को कम करना है। लेकिन पैसे को कम करने का मतलब ये नहीं कि आपसे पैसे छीने जाएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रेडिट कंट्रोल करेगी। मतलब जितने भी, जैसे आरबीआई है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, सभी बैंकों को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, इन सभी बैंकों को क्या बोलेगा कि भाई आप लोन जो है लोगों को कम दो या मत दो। तो और या दो तो ज्यादा रेट पे दो, पहले से रेट बढ़ा दो। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जितने भी, अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लग जाता है, तो जितने भी सरकारी काम होती हैं, जैसे कि पुल बनवाना या मान लो सड़कें बनवाना, तो इनके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट इसको भी थोड़ा कम कर देती है और टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया इन्फ्लेशन क्या होता है। प्राइजेस का लगातार बढ़ते रहना किसी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उनके क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है। तो वो डायरेक्टली क्या करती है, भाई डायरेक्टली तो हमसे पैसे लेगी नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी तरीके से हमसे, हमारे पास जो पैसा है खर्च करने वाला, उसको कम करना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंकों से बोलेगी भाई ने लोन कम दो या ना दो, अगर दो तो ज़्यादा रेट पे दो। और गवर्नमेंट अपने सरकारी खर्चे कम कर देगी, टैक्सेस को हो सके तो बढ़ा देगी। जैसे आप देख रहे हो, अभी भी करंट सिनेरियो यही चल रहा है इन्फ्लेशन का।
इसके बिल्कुल ऑपोजिट है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्रॉप शार्पली एंड द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एक तरीके से, कि जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं वो शार्पली कम होने लग जाएं। देखिए, ना तो इन्फ्लेशन अच्छा होता और ना ही डिफ्लेशन अच्छा होता। इन्फ्लेशन जो है लगभग 3% के तकरीबन टॉलरेबल माना जाता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर 5 to 6% भी हो तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगा ना तो उसी से इकोनॉमी डेवलप भी करती है। अगर एक रेट 3%, 4%, 5% एक डेवलपिंग इकोनॉमी में हो तो इससे ये ग्रो करेगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा, किसी इकोनॉमी में 10% चला गया, तो वो बहुत डेंजरस है। अब जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती हैं उन पे तो उनमें तो इन्फ्लेशन जनरली देखा ही नहीं जाता या बहुत ही कम देखा जाता है। तो अगर मान लो डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, जैसे अभी आप देखेंगे यूके के अंदर, यूएस के अंदर बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, और जबकि यूके ने तो ये भी बोल दिया है कि इस ईयर के लास्ट में, वहाँ पे ईयर जैन से दिसंबर होता है, जैसे हमारे यहाँ अप्रैल से मार्च माना जाता है, तो इस ईयर के लास्ट में मतलब 31 दिसंबर तक हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन कम अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन कहीं भी अच्छा नहीं होता। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो बढ़ने के बाद एक ये रूप ले लेता है जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इज अ पीरियड ऑफ स्पाइकिंग इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है? जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है लोगों को काम भी मिल रहा हो या इकोनॉमी डेवलप कर रही हो, लेकिन अगर इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, प्राइस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही या लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन रहा है, तो उस केस को हम कहेंगे, जो कि बहुत डेंजरस केस माना जाता है, स्टैगफ्लेशन। तो मैंने आपको तीनों चीजें समझा दी, व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। देखिए, अब हम ये समझने जा रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी से और हमारे स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके गुड्स के प्राइस, उनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे होंगे, तो वो आगे क्या करेंगे? प्राइजेस अगर हाई कर पाने में सक्षम होंगे, मतलब अगर वो प्राइस मेकर होंगे तो उनके मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, प्राइस मेकर नहीं होंगे तो उनके मार्जिन मेंटेन नहीं होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं हूं एक टाटा नमक बेचने वाला। अब मैं किसको बेचता हूं? कस्टमर्स को। अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? मान लो 1 किलो बनाने में मेरी लेट सपोज 10 रुपए कॉस्ट आ रही है, और मैं इसको बेच रहा था 12 रुपए में। अब होगा ये, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 11 रुपए। तो अब अगर मैं इसको 12 में बेचूंगा तो मेरे तो खर्चे भी निकलेंगे, मैं तो लॉस में चले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को अगर पुराने मार्जिन मेंटेन करने हैं तो मेरे को इसके प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये प्राइसेस बढ़ाने में सक्षम हूं, मेरी कंपनी ऐसी है जो प्राइस बढ़ा सकती है, तो वो इन्फ्लेशन में टिकेगी। मींस ऐसी कंपनी जो प्राइस मेकर हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, नेस्ले। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में प्राइस मेकर है। ये ऐसी चीजों में अपना काम करती है जो कि मोनोपोली है एक तरीके से। तो ऐसी कंपनी को हम सिलेक्ट करें जो कि प्राइस मेकर है, तो इन्फ्लेशन में ऐसी कंपनियों को होल्ड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमारे गुरुजी हैं जो कि कहते हैं, देखिए, हर समय मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब मान लीजिए अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अब मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे को अभी आज इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और अब मैं देखना चाहूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल रहा है, यहाँ भी टेंशन चल रही है, चाइना ताइवान। फिर फेड की जो पॉलिसीज हैं, यूएस यूके में इन्फ्लेशन चल रहा है, श्रीलंका ढह गई। अब अगर आप इन सारी बातों को एक साथ जोड़ करके ये सोचोगे कि भाई अब मेरी कंपनी पे या जिस कंपनी के मैं शेयर लेना चाह रहा हूं उस कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा,
तो आप ये फ़र्क एग्जैक्टली निकाल ही नहीं सकते, और आप क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता। हर आदमी केवल प्रेडिक्शन करता है। तो अब आप इतनी सारी चीज़ों को समझ के और अपनी एक स्टॉक के अंदर उतारना चाहोगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इतना सारा पढ़ने के लिए मेरा टाइम टेकन भी बहुत ज़्यादा होगा। हालाँकि पढ़ना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, इतना एनालाइज़ मत करो कि आपका दिमाग जो है चौक हो जाए, और चौक होने के बाद ये कहे भाई अभी तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे डिफ्लेशन हो, चाहे स्टैगफ्लेशन हो, ऐसी कंपनियों को उठाओ जो कि प्राइस मेकर हैं, या जिन्होंने इन सिचुएशंस को पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में 2-3 बार ऑलरेडी देख लिया है और वहाँ से निकल के आ गई हैं। उनको पता है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे कोप अप करना है। तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छे रेट से इंक्रीज होती ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर आज भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।